बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन वीडियोस के सिलसिले में मुझे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा बायोलॉजी के बारे में कहा था। तो जैसे मैंने पहले कहा था, ये बायोलॉजी और कंप्यूटर ये मेरे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन जैसे उर्दू में मैंने रिक्वेस्ट की थी सर गुलाम यासीन साहब से, तो उसी तरह मैंने अपने एक दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो उन्होंने मुझे टॉपिक्स बताए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो मैं आपके साथ इस वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जो चैप्टर्स हैं स्टार्ट के, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इनमें कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं। चैप्टर 3 में है फिर कुछ, लेकिन उसके बाद जो 4 से लेकर 7 तक है, ये उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स तैयार करने हैं आपने। तो सबसे पहले चैप्टर 1 और 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो पहले ही ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ ब्रांचेस याद नहीं करनी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में आपको गिवन इन्फॉर्मेशन हो अगर, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को उस इन्फॉर्मेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट्स के बारे में अगर हो, एंड्स की स्टडी, ये इंसेक्ट्स की स्टडी है, और इंसेक्ट्स की स्टडी जो है वो एंटोमोलॉजी होती है। तो आपने उस ब्रांच का नाम लिखना होगा फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर है अगर, तो ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन है, ये एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं। 5 किंगडम्स की स्टडी है, तो ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। तो इस तरह ब्रांचेस को याद तो आपने करना है, लेकिन एटलीस्ट उसके साथ एक एक एग्जांपल ऐसी हो जाए ताकि वो अगर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आए तो आप आइडेंटिफाई कर सकें उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को। उसके बाद इस तरह है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगेन एक चार्ट आपकी बुक में बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, वहाँ भी आपको क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि आपको कोई एक इन्फॉर्मेशन अगेन दी दी जाए और वहाँ से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप खुद आइडेंटिफाई करें। जैसे न्यूरॉन फॉर एग्जांपल, न्यूरॉन जो है वो किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है। तो न्यूरॉन जो है ये सेल्यूलर लेवल पर है, तो आपने लेवल लिखना होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ये सेल्यूलर लेवल है। और अगर मसल्स के बारे में आपसे पूछा जाए, तो मसल्स जो है वो सेल्यूलर से एक लेवल अगला है, यानी वो टिश्यू के लेवल पर होते हैं। और वाटर के बारे में अगर पूछा जाए फॉर एग्जांपल, तो वाटर मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एटॉमिक लेवल गोइंग टू द मॉलिक्यूलर लेवल, देन सेल्यूलर लेवल, फिर टिश्यू का लेवल, फिर ऑर्गेनिज्म का लेवल। तो ये लेवल्स एक ऑर्गेनाइजेशन के इसी तरह चार्ट की सूरत में, या इस तरह इसका फ्लो चार्ट जो है इस सूरत में आपको ये जहन में होने चाहिए। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में पढ़ते हैं। आपने पढ़े होंगे, ये भी पूरे तीनों पढ़ लीजिएगा। एक यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। तो जो यूनिसेलुलर में भी एग्जांपल फॉर एग्जांपल एमीबा है, ये एक ही सेल होता है ज़रा, तो ये दूसरे सेल्स पर डिपेंडेंस इनकी तो बनती ही नहीं है। और फिर कॉलोनियल है जिनमें सेल्स तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो सेल्स इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे होते हैं। तो जब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हों सेल्स, उनमें ऐसा ना हो कि एक काम जो है वो एक सेल कर रहा हो और कोई दूसरा काम दूसरा सेल कर रहा हो, तो वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स हो रहे होते हैं और डिफरेंट फंक्शन सेल्स के हो रहे होते हैं, और वो सेल्स अपना अपना काम कर रहे हैं, यानी वो काम डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसको डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। ये आई थिंक आपके लास्ट ईयर जो फर्स्ट एनुअल का हुआ था पेपर, उसमें ये क्वेश्चन भी शायद आया था कि अगर एक कॉलोनियल है सेल, तो उसको अगर आप अलग भी कर देंगे तो वो वर्क करने लग जाएगा, इस वजह से कि उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, वो डिपेंडेंस नहीं होती किसी के ऊपर। मल्टी सेलुलर में डिपेंडेंस होती है, तो ये जहन में रखना है आपने। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो डिटेल वाला चैप्टर है, उसमें वो मलेरिया वाला केस है, बहुत डिटेल से हुआ, तो वो कोशिश करें उसका क्वेश्चन अवॉइड करें। लेकिन उसमें जो बायोलॉजिकल मेथड है, एटलीस्ट उसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो सीक्वेंस क्या होता है, जो कोई भी साइंटिफिक मेथड है, ये सिर्फ बायोलॉजी का नहीं है, वो फिज़िक्स का भी हो सकता है, केमिस्ट्री का भी हो सकता है। तो बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है, आप प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करते हैं
यानी किसी ऑब्जर्वेशन को कोई नेचुरल इवेंट देखते हुए, कोई काम होते हुए देखते हैं तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन, उसके बाद उसके बारे में अपना आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और फिर उसके बाद उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से फिर आप थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं। थ्योरी अगर टाइम का टेस्ट जो है वो पास कर जाए तो वो प्रिंसिपल बन जाती है, और प्रिंसिपल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकम्स अ लॉ। तो ये पूरा आपको याद एटलीस्ट ये होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर है एक बायोलॉजिकल मेथड का या साइंटिफिक मेथड कोई भी है उसका। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन का। इसमें पहला ही टॉपिक है क्लासिफिकेशन होती क्या है, और फिर उस क्लासिफिकेशन के एम्स, और फिर प्रिंसिपल्स और यूजेस क्या हैं क्लासिफिकेशन के। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली हम ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को चेक करने के लिए क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले उनको सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बेस के ऊपर हम उनको अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और फिर ये अरेंजमेंट ही हमें उन क्लासिफिकेशन उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर मज़ीद आगे रिसर्च का दरवाज़ा खोलती है हमारे लिए। तो ये एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ये भी आपकी बुक में है, इसको आपने डिटेल से करना है। फिर 5 किंगडम्स सिस्टम जो है उसमें 5 किंगडम्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक। तो किंगडम में 5 किंगडम सिस्टम में आपको पता ही मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटाई और एनिमेलिया है। और उसमें आपके कुछ इम्पोर्टेंट 2-3 बातें आपने याद रखनी होती हैं। अब ये ऐसे ही है कि आप ये बातें लिख लें, और मतलब उनको एक 2 वर्ड की सूरत में, ताकि वो याद करना बाद में आसान हो जाए। मोनेरा फॉर एग्जांपल सारे प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। एग्जांपल एक आध याद बैक्टीरिया की याद कर ले। प्रोटिस्टा है, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और एक एग्जांपल कोड कर लें। फंजाई में भी इसी तरह यूकैरियोटिक होते हैं और एक एग्जांपल कोड कर लें। प्लांटाई और एनिमेलिया में भी इसी तरह। लेकिन इसके साथ उन्होंने मुझे एक चार्ट भेजा था। ये एक चार्ट आपके सामने अगर हो तो आप आसानी से मतलब इसको रेगनाइज करके इनको याद रख सकते हैं पाँचों के पाँचों को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, तो ये आपको काम आएगा याद रखने में। फिर इसका डिफरेंस 2 किंगडम सिस्टम के साथ भी वो भी आपने एक नज़र गुजार लेना। लेकिन 5 किंगडम वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि इस 5 किंगडम सिस्टम में से जो वायरसेस हैं वो अलग क्यों हैं, बॉर्डर लाइन पे क्यों है, निकाल क्यों दिया है, स्टेटस क्या है वायरसेस का। तो वो वायरस के बारे में जो 3 पॉइंट्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं वो साथ आपने इसके इंक्लूड कर देने कि वायरसेस जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वायरसेस की जो नॉन लिविंग थिंग्स वाले कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी साथ साथ मेंशन कर देने आपने। फिर उसके बाद एंड में एंडेंजर्ड वर्सेस एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, यानी वो जो ख़त्म हो गई है दुनिया से, जैसे डायनासोर वगैरह वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, और जो होने वाली हैं एक्सटिंक्ट वो एंडेंजर्ड हैं। एंडेंजर्ड की एग्जांपल ज़रूर साथ याद रखिएगा। बाकी फॉरेस्ट वगैरह क्या है वो तो आई थिंक आप लोग जो पार्क स्टडीज़ में भी लिखा है वो भी लिख सकते हैं कि फ़ॉरेस्ट की अहमियत क्या है और फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ वगैरह क्या हैं, वो इतना मुश्किल नहीं। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, 5, 6 वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं ये कहूँ कि इस चैप्टर में से कोई टॉपिक भी ना छोड़ें तो ये ठीक होगा, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक्स इसमें से मैं अभी मार्क भी करवा दूँगा आपको। तो मुझे ये ना कहना कि सारे टॉपिक्स ही देती हैं, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है इस वजह से। तो पहला ही है माइक्रोस्कोप्स जो आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप। जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी 2 टाइप्स आ गए, एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है कि एक जो है वो इंटरनल जो स्ट्रक्चर द सेल है उसके लिए होती है टेम जो है, और सेम जो है ये सेल सरफेस के लिए होती है, उसका व्यू करने के लिए होती है। उसके बाद सेल्स, 2 सेल्स, एनिमल और प्लांट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है पूरा ये सेल का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, सेल के किसी पार्ट के फंक्शन स्ट्रक्चर के बारे में ही बात होगी। तो मैंने ये कोशिश की है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इन सेल के स्ट्रक्चर के और फंक्शन के और डिफरेंट पार्ट्स के, उनको इस तरह स्लाइड की फॉर्म में, तो आप उसका स्क्रीनशॉट अगर लेके इसको बाद में रिवाइज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जैसे सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में आपने 2 बातें याद रखनी। एक जो इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है कि सेल मेम्ब्रेन की वर्किंग जो है वो इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बेस पे होती है, और
इसके फंक्शंस क्या हैं। तो सिर्फ ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है और फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के लिए भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में भी फिर जो इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, एक न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियोलस और उसके बाद क्रोमोसोम। इनकी डायग्राम भी पेपर में आ चुकी है इससे पहले, लास्ट ईयर आई थिंक पेपर में क्रोमोसोम की डायग्राम आई थी और उससे पहले शायद न्यूक्लियोप्लाज्म की आई थी, स्ट्रक्चर और फंक्शन इनका। और न्यूक्लियस का पूरा एक क्वेश्चन भी आई थिंक फर्स्ट एनुअल में आया था कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन सारा पूरा कंप्लीट लिखें, जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम जो है वो शामिल हैं न्यूक्लियस के अंदर ही, पूरे टॉपिक के अंदर। तो अलग से अगेन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस भी आ सकता है और न्यूक्लियस का पूरा टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जी राइबोसोम, अगेन राइबोसोम और इसके साथ आगे ER है, दोनों कनेक्टेड हैं। राइबोसोम की कंपोजिशन तो 2 तरह हो सकता है राइबोसोम, एक हो सकता है कि वो ER के साथ अटैच्ड हो और दूसरा है वो राइबोसोम ER के साथ अटैच ना हो, और दूसरा 2 सब यूनिट्स होते हैं इसमें राइबोसोम्स के अंदर। और राइबोसोम्स के फिर आगे से फंक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्पफुल होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस ये कैसे करता है, ये इसी से रिलेटेड आगे टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहाँ पे सिंथेसिस के बारे में डिटेल में है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये 2 तरह का होता है, एक रफ़ होता है ER और एक स्मूथ ER होता है। जो रफ़ होता है उसमें, अब पिछले टॉपिक में राइबोसोम के बारे में पढ़ा, राइबोसोम की 2 टाइप्स होती हैं। एक राइबोसोम जो ER के साथ अटैच होता है, वो रफ़ ER है जिसके साथ राइबोसोम अटैच होता है, और ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। तो आप अगर राइबोसोम पढ़ रहे हैं तो उसमें साथ इंक्लूड कर लें राइबोसोम लिखते हुए कि ये राइबोसोम जो अटैच होता है ER के साथ, रफ़ ER के साथ अटैच होता है, वो हेल्पफुल होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में। और दूसरा जो ER होता है वो स्मूथ ER कहलाता है, और स्मूथ ER में राइबोसोम अटैच नहीं होता, और इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट क्या है, ये लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसके बाद है जी लाइजोसोम्स। अच्छा, अब लाइजोसोम्स में भी याद रख लें कि इसकी स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हैं कि ये स्फेरिकल है, और इसमें इट इज़ बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये साथ लिख सकते हैं, और ये स्ट्रक्चर में लिखेंगे आप बात। और उसके बाद इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड या लिपिड्स को ये ब्रेक डाउन करते हैं। जब चीज़ कोई ब्रेक डाउन होती है तो वहीं जाकर उसकी डाइजेशन होती है। तो इसीलिए जो हमारी खुराक है उसमें जो फूड के वैक्यूल्स हैं उनके साथ ये मिल जाता है, अटैच हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, और ये जो एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये उसको डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। तो इसकी वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइजोसोम्स की। नेक्स्ट इसके बाद है जी माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट आई थिंक इसका फर्स्ट एनुअल में क्वेश्चन आया था, माइटोकॉन्ड्रियम की डायग्राम बनाएं और फिर उसका स्ट्रक्चर डायग्राम के जरिए। तो इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, स्ट्रक्चर विद डायग्राम, और फिर अगेन उसका फंक्शन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल में क्योंकि ये पावर हाउस कहलाता है सेल का, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। और फिर इसके बाद इसमें DNA, राइबोसोम और एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, ये भी इसके फंक्शंस में ही शामिल है। नेक्स्ट इस सेल वॉल, प्लांट सेल। अब नेक्स्ट प्लांट सेल आ गया। एनिमल सेल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए। प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताई, लेकिन बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उनमें थोड़ा सा नज़र आप मार लीजिएगा प्लांट सेल में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल वॉल, और सेल वॉल में स्ट्रक्चर जो सेल वॉल का है उसकी इंपॉर्टेंट है लेयर्स। 3 लेयर्स होती हैं, एक मिडल होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी लेयर होती है। इन तीनों लेयर्स के साथ इसका फंक्शन अटैच्ड है। तो सबसे पहला फंक्शन तो ये होता है कि ये अलाउ करता है वाटर को, डिजॉल्व सब्सटेंसेस को पास थ्रू होने में, और दूसरा ये स्ट्रक्चर सेल को जो है वो प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी सेल वॉल ही प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। इसके बाद प्लांट सेल में इंपॉर्टेंट है जी प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स हैं। एक है ल्यूकोप्लास्ट, फिर है क्रोमोप्लास्ट, और फिर है क्लोरोप्लास्ट। अब तीनों को देखें एक नज़र में, आप इस चार्ट को देखेंगे अगर तो आपको ये याद हो जाएंगी। ल्यूकोप्लास्ट, पहली बात ये कलरलेस होते हैं, और जिनका काम क्या होता है, ये फूड स्टोर करते हैं। तो ये सारा पढ़ने के बजाय आप सिर्फ ये स्लाइड एक दफ़ा देख लेंगे, आपको याद रहेगा। क्रोमोप्लास्ट, ये कलर्स होते हैं, ग्रीन के अलावा सारे कलर होते हैं। तो अब देखिए दोनों में आसानी से फ़र्क याद हो गया आपको। एक है कलरलेस और दूसरा है कलर्ड विदाउट ग्रीन कलर, यानी ग्रीन के अलावा सारे कलर होते हैं। और ये पेटल्स में होते हैं, यानी पत्ते, इसीलिए आपको
डिफरेंट कलर्स के नज़र आते हैं, पत्तियाँ जो फूलों की होती हैं। अब वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को अपनी तरफ, और इंसेक्ट जब आते हैं तो पॉलिनेशन होती है। तो पॉलिनेशन में बहुत अहम किरदार है इनका। क्लोरोप्लास्ट, अब यहाँ ग्रीन के अलावा सारे कलर हो गए थे, जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो आप पढ़ चुके होंगे फोटोसिंथेसिस में, जो पौधे की तरफ से जो चीज़ आती है वो ये ही क्लोरोप्लास्ट ही आता है। बाकी सनलाइट आती है और वाटर ज़मीन से आता है। तो ये हो गए जी प्लास्टिड्स और उनकी टाइप्स, और उनके आगे से फंक्शंस भी हमने देख लिए। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ देख सकते हैं। एक है कि सेल, हाउ डज अ सेल एक्ट एज एन ओपन सिस्टम। ये तो बुक में आपकी छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा। और ये एक टेबल है, ये ज़रूर पढ़ना है। दो सेल्स जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस क्या है, ये आपने ज़रूर पढ़ लेना है। फिर डिफ्यूजन का प्रोसेस है, आसान है, लेकिन ये इसके बाद है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। 3 किस्म के ये सॉल्यूशंस होते हैं। जब सेल जो है वो स्वेल कर जाए, सेल से ज़्यादा पानी जब होगा ना जिस सॉल्यूशन में, वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और उसमें सेल की स्वेलिंग होगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसमें कोई चेंज सेल में नहीं आता, क्योंकि पानी जो है सॉल्यूशन का सेल के पानी के बराबर होता है। और हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक हो जाता है, इस वजह से कि उस सॉल्यूशन के पास पानी कम होता है सेल के मुकाबले में, तो सेल से पानी जो है वो बाहर सॉल्यूशन में चला जाता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, इनको ज़ुबानी बस आपने जहन में रख लेना है। नेक्स्ट उसके बाद टिश्यूज़ की बात आ जाती है। अब सेल्स के बाद टिश्यूज़, और अगले चैप्टर में फिर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे सेल डिवीजन के बाद। तो एनिमल टिश्यूज़ जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में प्लांट टिश्यू के मुकाबले में, लेकिन दोनों आपने देखने हैं। तो एनिमल टिश्यू में पहले होते हैं जी एपिथेलियल, ये भी फर्स्ट एनुअल में क्वेश्चन आ चुका है। टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, और इसकी 5 टाइप्स होती हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड और स्ट्रेटिफाइड। ये 5 टाइप्स हैं, और एक लाइन सिर्फ इनकी आपने पढ़ लेनी है, इन सब की कि क्या स्ट्रक्चर और क्या इनका फंक्शन है, सिर्फ एक लाइन पढ़ लेनी है। इसके बाद एनिमल टिश्यूज़ में इंपॉर्टेंट है बहुत कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं इनमें फिर आ जाता है इनका स्ट्रक्चर, और एग्जाम्पल ज़रूर देखिएगा कनेक्टिव टिश्यूज़ कहाँ पे पाए जाते हैं। बोन और कार्टिलेज में, टेंडन और लिगामेंट्स में, और ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यूज़ की ही एक टाइप बन जाती है। फिर एनिमल में आ जाते हैं जी मस्कुलर, और मस्कुलर में 3 तरह के मस्कुलर हैं। पहली बात ये बनते कैसे हैं, और ये आपने बता देना है कि ये मसल फाइबर से बनते हैं। और फिर इनमें 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। तो स्केलेटल जो है वो अटैच करते हैं बोन्स को मसल्स के साथ, और उसके बाद जो स्मूथ हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स जहाँ पर भी हैं ना, वहाँ स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ इन्वॉल्व होंगे। और जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह का काम जो है वो इनवॉलंटरी होता है, खुद ब खुद हो रहा होता है। और फिर कार्डियक सिर्फ हार्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये वो हैं जो वॉल्स ऑफ द हार्ट के साथ सिर्फ होते हैं, कार्डियक। उसके बाद नर्वस, लास्ट टाइम अगेन ये फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन आया हुआ था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करें और एक्सप्लेन भी करें। तो नर्वस में न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी बनानी है आपने। इसके बाद है जी प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ में एनिमल वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लांट वाले आपने जो है वो छोड़ने नहीं है। तो प्लांट टिश्यूज़ में सिंपल टिश्यूज़ होते हैं जिसमें सिर्फ एक टाइप के सेल्स होते हैं, और कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं ज़रा एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स होंगे उसमें। फिर सिंपल में टाइप्स हैं, सिंपल में मेरिस्टेमेटिक होते हैं या परमानेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं वो डिवाइड होने की एबिलिटी होती है उनमें, और जो परमानेंट होते हैं डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती। और उनमें फिर आगे एपिडर्मल, ग्राउंड और सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं परमानेंट के अंदर, ठीक है। अब सपोर्टिव टिश्यूज़ के अंदर 2 सब टाइप्स भी हैं, उनको आपने साथ देख लेना है। फिर कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स होंगे, और कंपाउंड में जाइलम और फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पिछले 5 ईयर्स में भी आप देख लें, पेपर्स में बार बार ये आए हुए हैं। जाइलम जो होते हैं उनका काम क्या होता है, वो कंडक्ट करते हैं वाटर और सॉल्ट को रूट से प्लांट तक लेकर जाते हैं, और फिर सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी देते हैं प्लांट को। और फ्लोएम जो होता है जब खुराक बन जाती है पत्तों में, तो वो कंडक्ट करते हैं फूड को फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स एंड द स्टेम। तो ये फ्लोएम टिश्यूज़ की वर्किंग हो गई, फ्लोएम टिश्यूज़ की समझ ले फंक्शन हो गया। तो ये इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बल्कि बहुत सारे हो गए इंपॉर्टेंट आई नो, लेकिन ये चैप्टर है ही इतना इंपॉर्टेंट। तो अभी ये वीडियो मैं पहले 4 चैप्टर्स तक रखता हूँ, ताकि आप इस वीडियो को थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा इससे कुछ नोट्स बना लें या इंपॉर्टेंट देख लें। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो होगी, वो कोशिश करूँगा कि वो 5, 6, 7
चैप्टर्स की या 8 चैप्टर्स तक वो हो जाए, और वो भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि वो दिन में आपको वो वीडियो भी भेज दूँ कि आप तैयारी कर सकें। तो पहले ये वीडियो अपलोड कर दूँगा, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।